अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। स्वागत है आपका हिंदी सिनेमा के उस युग में जहां हजारों अनमोल फसाने हैं, तराने हैं जो अभी आपको सुनाने हैं। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में स्वागत है आप सबका। आज की महफिल में चर्चा होगी साल 1955 की, ईयर ऑफ 1955। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज चर्चा 1955 की फिल्मों की। 1955 कहते ही ऐसा लगता है कि बहुत गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा। चर्चा करेंगे एक फिल्म की जिसका नाम झनक झनक पायल बाजे। वी शांताराम की फिल्म थी। नाम से ही पता पड़ता है कि म्यूजिकल डांस ड्रामा होगा। म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। म्यूजिक के बगैर तो बहुत कम फिल्में बनी हैं। आप में से कोई तो बता सकता है बिल्कुल जिस फिल्म के अंदर कोई गाना, डांस, म्यूजिक उस तरह से नहीं हो, कोई जी बता सकते हैं? शायद मुझे याद आ रहा है एक दो ही फिल्में ऐसी हैं जिसमें, एक फिल्म तो आप ही ने की थी, एक रुका हुआ फैसला। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी जी बताइए। पुष्पक में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। कमल हासन की पुष्पक फिल्म के अंदर कोई नहीं था। इत्तेफाक भी यश चोपड़ा ने फिल्म डायरेक्ट की थी, बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के लिए, उसके अंदर भी कोई गीत नहीं था। लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में हैं। अमूमन हमारी फिल्मों के अंदर डांस और गाना इंटीग्रल पार्ट होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या हिंदुस्तानी फिल्म का। तो झनक झनक पायल बाजी की म्यूजिकल डांस ड्रामा है। वी शांताराम ने मेन हीरो के रोल के लिए लिया फेमस कथक डांसर जो फिल्मों में आकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, गोपी कृष्ण को। अब गोपी कृष्ण के साथ हीरोइन के रोल के लिए किसको ले, तो उन्होंने लिया अपनी तत्कालीन साली संध्या को। जी 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 बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं मुझे? क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या संध्या जी बहुत कमाल की डांसर थी या कुछ उन्होंने डांस की कभी वो किया? नहीं, देखिए जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, इस तरह का तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है कि संध्या बहुत अच्छी डांसर थी या बहुत आला दर्जे की अदाकारा रही हो वो, या बहुत नामी अदाकारा रही हो। जहाँ तक हमें प्रमाणित मिलता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर। लेकिन वो साली थी, शायद जो राजश्री की माँ थी उनकी बहन थी वो, और वी शांताराम की साली थी। यही अपने आप में सबसे बड़ी काबिलियत थी। भैया बड़े आदमी की साली जो होती है वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़े आदमी का तो नौकरी बहुत बड़ा चीज़ होता था, साली की तो बात क्या है। तो उन्होंने संध्या को, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन डांसर, इतनी अच्छी डांसर नहीं थी, उन्होंने हीरोइन के लिए लिया। म्यूजिकल फिल्म बनी, लेविश सेटिंग थी, म्यूजिक था, और इसमें कहते हैं उन्होंने एक डांस को, स्टील डांस को इंट्रोड्यूस किया हिंदी फिल्म में। गीत अगर आपको याद दिलाना चाहूँगा, सुनो 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 जी मोरे रसिया में इस तरह के डांस फॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था। गाने सारे सुपरहिट हुए और प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल भी इस फिल्म को मिला। इस फिल्म में पहली बार हमारे दर्शक सुन पाए कवित्त। आप बता सकते हैं, कवित्त का इस्तेमाल बहुत किया है। कवित्त क्या चीज़ होती है, आप बता सकते हैं? राइम टाइप। एग्जैक्टली नीलिमा, बिल्कुल नीलिमा के लिए जोरदार ताली। राइम बिल्कुल सही वर्ड है। कवित्त का इसमें इस्तेमाल किया था, और कवित्त का कथक में बहुत पड़ंत में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो पोइट्री है, हमारी जो कविता है, हमारे मध्ययुग की कविता है जो, उसके अंदर बहुत इस्तेमाल किया गया है। और हमारे श्रोताओं को बता दूं कवित्त क्या है, जिसे बाद में पूरा हिंदुस्तान झूम पड़ा कि जी रैप जो है वो तो कमाल की चीज़ है। आपको मैं बता देता हूं, ये हमारे भारतीय साहित्य के अंदर ये सो कॉल्ड रैप ज़्यादा नहीं, लगभग 1500 साल पुराना है। हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती थी, 3 बेरे खाती थी वो 3 बेरे खाती थी, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती थी। ये कब का? शिवा को बखानु के बघानु छत्रसाल को निकसते म्यानते मयूर कहते फानु कहते फारे तम तोम से गए गए नके जाल। अरे भैया
तुमको अभी प्रोग्राम के शुरुआत में एक बात कही थी कि अपने यहाँ ही बहुत कमाल के खजाने छुपे हैं, कहाँ भाग रहे हैं उन गोरों के पीछे। बहुत कुछ है हिंदुस्तान में। इस फिल्म का जो ओपनिंग टाइटल म्यूजिक है, चर्चा कर रहे हैं झनक झनक पायल बाजे की, वो उस्ताद आमिर खान साहब ने गाया था। इस फिल्म को हिंदुस्तान की पहली म्यूजिकल फिल्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे निवेदन किया था, म्यूजिक तो प्रमुख चीज़ है। म्यूजिक के बिना तो हिंदुस्तानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में म्यूजिक शामिल है। ऐसी फिल्म इंद्र सभा फिल्म के अंदर 50 गाने थे। ये झनक झनक पायल बाजे टेक्निकलर फिल्म बनी थी, तो चर्चा चल रही है। वापस आकर बात करेंगे एक बेटी की जो हीरोइन बनना चाहती थी, जिसे लॉन्च किया उसकी मदर ने, और ये बेटी जैसे ही हीरोइन बन गई, स्टार बनने के बाद उसके संबंध ही बिगड़ गए उस मां से जिसने उसे लॉन्च किया था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात चल रही है 1955 की। 1955 में एक बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था सीमा, और सीमा की हीरोइन नूतन की ही बात कर रहा था। 4 जून 1936 की पैदाइश थी। माता इनकी शोभना समर्थ एक्ट्रेस थी, स्टार थी। ज़्यादातर ये देखा गया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस को उनके फादर लॉन्च करते हैं, मगर नूतन को लॉन्च किया उनकी मां ने, और एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हमारी बेटी, लेकिन ये रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। माता शोभना समर्थ लगातार कोशिश करती रहीं कि किसी तरह से नूतन को एक ब्रेक मिल जाए और करियर आगे बढ़े, और इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि नूतन को फिल्में मिलने लगी। नगीना मिल गई, हम लोग, शीशम और पर्वत वगैरह वगैरह फिल्में मिली तो सही, लेकिन जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उम्मीद आशा कर रही थी कि उनको वो सफलता मिलेगी, वो सफलता अभी हासिल नहीं हुई थी। फिर अचानक उनकी झोली में आके गिरी एक फिल्म जिसका नाम था सीमा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमीय चक्रवर्ती ने। फिल्म में नूतन एक सप्रेस्ड ऑर्फन येट स्टबन लड़की का रोल उन्होंने किया था, और नूतन ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। मैं आपको गुजरे हुए टाइम में बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े बड़े क्रिटिक एक चीज़ में चूक खा जाते हैं। मेरी तो ये बात है, मेरा ये एनालिसिस है, विश्लेषण है कि अच्छे रोल को अच्छी परफॉर्मेंस समझ ली जाती है। अच्छा रोल तो राइटर लिखता है, आपको तो एक्टर ने डायलॉग बोल दिए, और अगर एक्टर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो आपने कह दिया। बहुत अच्छे रोल को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस समझ ली जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा रोल तो राइटर ने लिख दिया था, आपने उसके अंदर क्या ऐड किया है। अगर कुछ ऐड किया है, कुछ नए डायमेंशन सामने लाए हैं आप एक्टिंग के, परफॉर्मेंस के, तब माना जाएगा कि आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। बहरहाल बात चल रही है सीमा की। नूतन ने ना सिर्फ बहुत अच्छे रोल को निभाया, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। नूतन की याद में जोरदार तालियां। फिल्म के हीरो थे बलराज साहनी, एन एक्सीलेंट एक्टर, मार्वलस परफॉर्मर। सीमा रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई, सुपर हिट गाने हो गए। कमाल की बात है, और यहीं से नूतन ने एक छलांग ली। नूतन ने छलांग ली मतलब नूतन के करियर ने छलांग ली। जैसे कहते हैं एक लॉन्च हुआ उनका, कर रहे थे फिल्में कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, और सडनली एक टर्निंग पॉइंट, जैसे एक ब्रेक आता है, सुपर हिट हो जाता है आदमी, और कमर्शियल सक्सेस होने के बाद स्टारडम की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसा ही नूतन जी के साथ हुआ। सीमा फिल्म से वो बढ़ी तो स्टारडम की तरफ, लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हो गया। कुछ माँ और बेटी के बीच में संबंध इतने बिगड़ गए कि माताजी के साथ बात करना
ही बंद कर दिया, माता जी ने बेटी जी के साथ बात करना बंद कर दिया। देखो वो कहते हैं ना, जर जमीन और जोरू और हम आप ध्यान रखिएगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कई विद्वानों ने कहा है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। धन जो है सारी समस्याओं की जड़ है? माँ को बेटी से अलग कर देती है, बेटे को बाप से अलग कर देती है, पति पत्नी को अलग कर देती है। इसलिए मुझे तो अमेरिकन सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूं। अपने आपने देखा है कि कितने झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। पिताजी की लाश पड़ी हुई है और चारों बहन भाई लड़ने में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन इसलिए मुझे अमेरिकन सिस्टम कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट होता है, शादी से पहले ही पति पत्नी जो शादी से पहले वो कहते थे, भाई सुनो, अगर हमने एक दूसरे के साथ डिवोर्स कर लिया तो ये 50 रुपए तुम ले जाओगी, 75 मेरे पास रह जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा यार क्या तुम अभी मिले हो नहीं और डिवोर्स की सोच रहे हैं। लेकिन भाई साहब आज के कलयुग के अंदर यही सही है, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। तो हमको ये विचार आया सीमा से, और सीमा से याद आई नूतन जी। क्या खूबसूरत कंपोजिशन है, कितनी सहज है, कितनी सरल है, कितना खूबसूरत। नितिन आपको मुझे आप इससे पहले आगे बढ़े, मुझे एक थोड़ी सी शंका का समाधान आपसे चाहिए था। जी जी। वो ये कि अभी ये गाना सुना और इसमें इतनी जगह पर सरोद का उपयोग किया गया, इतना प्रोमिनेंटली बजी हुई है सरोद, तो और मुझे शायद जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से शंकर जी और जय किशन जी के गानों में कब इस तरह का सरोद का ये सब बताऊंगा, इसका खुलासा करूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात कर रहे हैं ईयर 1955 की। आपने गाने सुने, लेकिन एक गाना अभी आपने सुना था, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। नितिन ने उससे जुड़ा होकर सवाल पूछा था। नितिन क्या पूछ रहे थे आप? जी मैंने ये पूछा था कि इससे पहले शंकर जी जय किशन जी के जितने गाने सुने थे उनमें सरोद का उपयोग या तो किया नहीं था या शायद हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन इस गाने में बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से ये सरोद सुनाई दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया नितिन। इससे पहले कहीं ट्रेस नहीं मिलता है कि एस.जे. शंकर जयकिशन ने इतने प्रोमिनेंटली अपनी किसी कंपोजिशन में सरोद का इस्तेमाल किया हो। इसी वजह से जब पूरी की पूरी कंपोजिशन बनी तो ये चाहते थे कि सरोद का पीस हो और ग्रेट माइस्ट्रो उस्ताद अली अकबर खां साहब से बजवाना चाहते थे। ये अली अकबर खां साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि बाबा अलाउद्दीन खां साहब के ये फर्जंद बेटे हैं, और बाबा अलाउद्दीन खां साहब की जो बेटी थी अन्नपूर्णा देवी, वो रविशंकर की पहली पत्नी थी। रविशंकर को रविशंकर बनाने में उनके भाग्य के अलावा, उनके टैलेंट के अलावा अन्नपूर्णा देवी का बहुत बड़ा हाथ है, ध्यान रखिएगा आप। तो कहते हैं कि अली अकबर खां साहब को अकेले को 75,000 राग रागनियों का ज्ञान था। मैंने अली अकबर खां साहब को खुद सुना हुआ है, 75,000 राग रागनियों का ज्ञान, और सरोद बजाते थे। सरोद एक बहुत गंभीर वाद्य है, जैसे सितार जो है चंचल वाद्य है। संतूर शततंत्र उसे बोलते हैं, शततंत्र जो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, ये बड़ा तरल वाद्य है। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की वादियों में गुलमर्ग से निकलते हुए फव्वारे और झरने बह रहे हैं, है ना, आप समझ रहे हैं? जी 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 जी, ऐसा लगता है छलकता हुआ पानी पहलगाम की नदी के अंदर कई पत्थरों की दरारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये है संतूर। उसी तरह से जो सरोद है वो गंभीर वाद्य है। इसीलिए उस्ताद अली अकबर खां साहब ने कहा कि भैया शंकर जी, जय किशन जी, ये इस वाद्य को दूर रखो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा इस वाद्य के लिए आपकी कंपोजिशन करना। इस बात को शंकर जी ने चैलेंज मान के जब फाइनल उन्होंने कहा कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, और शंकर जैसे महान कंपोजर ने कितना अध्ययन किया होगा बारीकी से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनो छोटी सी गुड़िया राग भैरवी की झलक मिलती है, और अपने मन में रिकॉर्डिंग के टाइम पर ऐसे पीस बना के आए, और जब उन्होंने उस्ताद अली अकबर खां साहब को
गुनगुना के बताया कि यहाँ से ये पीस ऐसे बजना चाहिए, ये गत आनी चाहिए, दादरे का छंद है इसके अंदर। और उस्ताद अली अकबर खान साहब इतने इम्प्रेस हुए, कहने लगे अब मुझे यकीन है कि तुम सरोद का मिजाज समझ चुके हो, सरोद को तुमने समझ लिया है, इसलिए अब मुझ पे छोड़ दो। तो इस तरह से अली अकबर खान साहब ने ये पीस बजाया। कितने खूबसूरत पीस है। मैंने खान साहब को एक बरसों पहले 1977 में एक फंक्शन में एक राग उन्होंने निर्माण किया। तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब का बचपन में निक नेम था आलम, और उनकी पत्नी को वो मलआ बुलाया करते थे। आप ठीक है, तो आलम का उल्टा कीजिए तो मलआ हो जाता है। तो अली अकबर खान साहब ने आलम मला नाम से एक राग की रचना की और उसे समर्पित किया अपने स्वर्गवासी माता पिता की याद में। ये ज़माना वो था जब भारतीय वाद्य हमारी फिल्मों में बजाया करते थे। जोरदार तालियां स्वर्गीय उस्ताद के लिए, जोरदार तालियां। सर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होती थी। जी जी। अब तो जैसे सब कुछ डिजिटल हो गया सब। जयकिशन जी के लिए तो कहते हैं कि 100 का ऑर्केस्ट्रा, जी जी, 100 का ऑर्केस्ट्रा होता था। और सर जिस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जैसे कि सितार और जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखाई देते हैं सुर, जैसे तार वाय, लेकिन सरोद में सुर दिखाई नहीं देते, जैसे कि तार का कोई। जी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सूफी के लिए जोरदार तालियां। शाबाश बेटा, ऐसी बात आप पूछेंगे तो मेरे दिमाग की कसरत भी हो जाएगी। देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सितार के बारे में कहा चंचल वाद्य है, संतूर के वाद्य में कहा तरल वाद्य है। मैंने उसके अपने जो मेरी मन में आ रहा था आपको किया। हर एक में स्वर या पर्दे या बाजे के अंदर कीज मौजूद हैं, परंतु सरोद के अंदर सुर बनाने पड़ते हैं। सुर है नहीं, सुर बनाने पड़ते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर जब उंगली रखी जाएगी और तार पे आघात दिया जाएगा तो सा कब निकलना है और किस जगह पे मध्यम निकलना है, किस जगह पे ऊपर का निखाद निकलना है, कोमल नी कहां से निकलेगा। इसलिए सरोद बहुत गंभीर वाद्य है, सुर बनाना पड़ता है, बना हुआ नहीं है। एक किस्सा छोटा सा सुनाना चाहूंगा कि एक और माइस्ट्रो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से जब किसी ने पूछा कि बांसुरी आप इतनी अच्छी बजाते हैं, आपको बताना चाहता हूं बांसुरी के 6 छिद्र होते हैं, 7वें छिद्र को कल्पना से अपनी सांस के आघात से बनाना पड़ता है। तो पंडित जी ने कहा कि ये ही एक ऐसा साज है जिसे ट्यून करने की जरूरत नहीं होती है। ट्यून कहां करते हैं, बाकी हर साज को आप ट्यून करते हैं। तो पंडित जी हरिप्रसाद चौरसिया से पूछा कि क्यों ट्यून नहीं करते, कहने लगे यही एक ऐसा साज है जिसके लिए वादक को खुद ट्यून होना पड़ता है। आप देखिए, ब्रज और ब्रजवासी सभी ब्रज में आनंद उड़ाएंगे। हाँ, रार बढ़ी तो सुर और सुरराज न रहने पाएंगे। आवश्यकता पर छन उंगली का बल इतना बढ़ जाएगा, बंसी धारण करने वाला गिरवरधारी कहलाएगा। तो जिन्होंने बांसुरी साध ली हरि प्रसाद चौरसिया को हरि ने प्रसाद के रूप में बांसुरी दी है। बांसुरी और सरोद मेरे तो सबसे प्रिय वाद्य। हम बात कर रहे हैं साल 1955 की। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई जो चली 25 हफ्ते, जिस फिल्म ने सेलिब्रेट की सिल्वर जुबली, फिर भी हिट नहीं हुई। और तो और इस फिल्म के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर ने यह सोच लिया कि अब वो फिल्म कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये सब बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सबको। और थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था वो कौन सी फिल्म थी। मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन फिल्में प्रोड्यूस करने का शौक भी चढ़ गया।
अब ये एक ऐसा शौक है जो बड़ा जानलेवा हो सकता है। एक तो फिल्मों का शौक बड़ा जानलेवा होता है, ऊपर से उसको प्रोड्यूसर का शौक होता है। तो इन्होंने भी प्रोड्यूस कर डाली फिल्में। बाबुल प्रोड्यूस की, एक फिल्म आई दास्तान, वो भी प्रोड्यूस की, जादू, उड़न खटोला। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, क्या फिल्म थी। फिल्म 25 हफ्ते चली, 25 हफ्ते के ऊपर सिल्वर जुबली हो जाती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि जो इस फिल्म को क्रेडिट मिलना चाहिए था इंडस्ट्री से या जनता से, आई डोंट नो समथिंग क्या हो गया कि क्रिटिक्स की वजह से हुआ, जनता की वजह से हुआ, फिल्म इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिल्म फ्रेटर्निटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नौशाद साहब निराश हो गए इसके रिजल्ट से और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो फिल्में कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सभी गाने अपने आप में सुपरहिट थे, तो मतलब इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि फिल्में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नौशाद साहब ने, दिलीप कुमार थे इस फिल्म के अंदर, जी। हम रह गए अकेले। तो जब नौशाद साहब अकेले थे, मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब का जिक्र आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं कि वो जमाना ऐसा था हिंदुस्तान का जब संगीत से, नृत्य से, सिनेमा से, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को समाज हेय दृष्टि से देखता था, इज्जत की नज़रों से नहीं देखता था। इसलिए जब नौशाद साहब की रिश्ते की बात चली तो नौशाद साहब के घर वालों को पता लगा कि इनके भावी होने वाले ससुर को बिल्कुल संगीत पसंद नहीं है। तो नौशाद साहब के घर वाले टेलर थे, उनका शॉप थी कपड़े वगैरह सिलने की। तो ससुर साहब को कहा गया कि बच्चा जो है, नौशे मियाँ जो है दूल्हा, वो बंबई में उनकी टेलर मास्टर की दुकान है, दर्जी है, आप समझे। तो ससुर साहब को ये कहा गया कि लड़का जो है बहुत अच्छी तरह से दर्जी की दुकान चलाता है, बंबई में बड़ा अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं, सूट सिलते हैं, शेरवानियाँ अचकन बढ़ाई जाती है। बहरहाल साहब निकाह के वक्त सेहरा लगाए हुए नौशाद साहब बैठे और बैंड वाले इत्तेफाक से नौशाद साहब के गाने हिट हो चुके थे, तो बैंड वाला जो पूरा का ग्रुप था वो नौशाद साहब के ही गाने बजा रहा था। और इन गीतों को सुनकर उनके नौशाद साहब के ससुर साहब ने रिएक्ट किया, क्या जमाना आ गया है, ऐसे वाहियात गीत पता नहीं कहां से बच जाते हैं। और नौशाद साहब सेहरे की आड़ में, फूल उनके चेहरों पर है, ढके हुए हैं, सेहरे की आड़ में चुपचाप से शर्म से गड़े जा रहे थे कि यार ये मेरे ससुर हैं, इनकी ही दुख्तर के साथ ये इनकी दुख्तर मेरी शरीर के हयात बनने वाली है, मेरी बीवी बनने वाली है। कालांतर में जाके बात उजागर हो गई, नौशाद साहब की शादी हुई और नौशाद साहब का इतना नाम हो गया, इतनी पूरे समाज ने इतनी मान और सम्मान और इतनी इज्जत बख्शी कि उनकी कला के सामने नौशाद साहब के ससुर को भी झुकना पड़ा और नौशाद साहब के ससुर गर्व से कहने लगे कि मेरा बेटा नौशाद है, मेरा दामाद। सर जी आप कुछ नहीं, जी उस समय से लेकर आज तक कुछ ज़्यादा खास बदला नहीं है। नौशाद जी तो बहुत बड़े हिट थे जी। तो बीइंग एन एक्टर अभी इतना सर नाम नहीं है, लेकिन अगर हम एक्टर्स लोगों से कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, तो अगर हम बोलें कि हम एक्टर हैं या इस लाइन से हैं, तो फिर वो दोबारा क्वेश्चन करते हैं, नहीं वो तो ठीक है लेकिन काम क्या करते हैं। तो सर वो चीज़ ज़्यादा बदली नहीं है आज भी, अगर अंटिल अनलेस आप बहुत बड़े हिट हो या आपका नाम है। और सबसे बड़ी बात रास्ते की ये है सर कि जल्दी से कोई अपनी बेटी देता नहीं है कि यार एक्टर है, क्या पता आज काम है कल काम कल नहीं बेटी हो। को क्या जी, खिलाएगा। जी। तो ये आपको ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी है सर अभी भी। ओके, एक्टर को या सिंगर को जल्दी से लोग अपनी बेटी शादी के लिए नहीं देते। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब तक वो स्टार नहीं, क्या सर, वो जो यहाँ आजकल की जो ट्रेड है वो ये है कि एक सिक्योर्ड जॉब होना चाहिए। हाँ, एक्टर का कोई जॉब नहीं, आज जॉब मिल रहा है कल नहीं मिले, गवर्नमेंट सर्विस हो उसको जल्दी लड़की देते हैं। जी जी जी। और लड़का स्टार हो गया और कितना ही छिछोरा है फिर भी लड़की दे देते हैं। अभी क्या हो गया कि टेलीविजन आने के बाद ना लोगों को इतना एक्सपोजर मिलने लगा है कि जल्दी जल्दी स्टार बनने लगे हैं। वो जल्दी जल्दी स्टार बनते और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। टेलीविज़न ने बहुत जल्दी लोगों को सफलता के दरवाजे दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सफल होने का मतलब ये तो नहीं कि आप टैलेंटेड हो गए, और साधना का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का, स्टारडम का शॉर्टकट हो सकता है, साधना का शॉर्टकट नहीं हो सकता। कलाकार उत्तम कोटि का कलाकार बनने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। बाकी बची ये बात, और हिंदुस्तान तो
आप जानते हैं जितनी तेज रफ्तार से, जितनी तेज स्पीड से डांसर, सिंगर और एक्टर और पॉलिटिशियन प्रोड्यूस कर रहा है, काश इससे 10% कम स्पीड से देशभक्त प्रोड्यूस करे तो भारत माता बहुत खुश हो जाएगी। वो कौन सा गाना है जिसकी रिकॉर्डिंग में राज कपूर और नरगिस को पूरा गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनेक्ट करके बताना पड़ा? ये सब बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। श्री 420 के गाने की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक सेशन, रिहर्सल करने वाले मन्ना डे और लता मंगेशकर। इस फिल्म के गाने मुकेश जी ने भी गाए, उनको ही गाने थे, लेकिन वो किसी और फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाकी 2 गाने नहीं गा पाए, जिस वजह से राज कपूर ने डिसाइड किया कि ये 2 गाने वो मन्ना डे से गवाएंगे। ठीक है। अभी होता क्या है कि म्यूजिक रूम में लता मंगेशकर और मन्ना डे शंकर जयकिशन के साथ और जो भी साजिंदे हैं उनके साथ बैठे हुए रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल हो गई और वेट था कि राज कपूर आ जाएं, राज कपूर के साथ नरगिस भी आ जाएं, तो उनको कंपोजिशन सुना देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप समझते ना पूरा क्या होता है, पहले कंपोजिशन बनती है, ट्यून बनती है, फिर एक राइटर उनके ऊपर वर्ड फिट कर देता है, फिर सिंगर्स को बुला के रिहर्सल होती है। इसी बीच में अंदर शंकर जयकिशन के दोनों जो अरेंजर्स हुआ करते थे वो पूरा म्यूजिक अरेंज करते, पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। सो बहरहाल यहाँ वेट हो रहा था स्टूडियो में कि भाई रिहर्सल तो हो गई और अगर राज कपूर और नरगिस आ जाएं तो उनको ज़रा सा सुना देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। शाम हो गई, अभी तक दोनों आए नहीं। मन्ना डे ने कहा कि भाई मुझे जाना है, सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर जाना है। अब जैसे ही वो लोग निकलने लगे तो एंट्री हुई राज कपूर और नरगिस की। ये उस जमाने की सुपर हिट डुपर हिट जोड़ी थी। शंकर जयकिशन ने कहा कि दादा लता जी ज़रा सा गाना सुना दीजिए। जो कंपोजिशन सुनाई, जो पूरा का पूरा उन्होंने लाव लश्कर तामझाम देखा, तो राज कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। उन शंकर जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या? कहने लगे नहीं मेरे तो सिचुएशन ही कुछ अजीब सी है जी, मुझे तो मामला जम नहीं रहा है। ये फिल्मी डायरेक्ट उन्होंने कहने मुझे मेरे दिमाग में ये विजुअल नहीं आ रहा है, ये विजन मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। तो ये बड़े बड़े डायरेक्टर की खासियत होती है कि अपनी यूनिट को मोटिवेट कैसे करें, कैसे एनकरेज करें, कैसे प्रोत्साहित करें। उन्होंने क्या किया कि स्टूडियो में खाली फ्लोर के ऊपर जाके सारी यूनिट को बुलाया, शंकर जयकिशन को बुलाया, लता जी को बुलाया, मन्ना डे को बुलाया और किसी प्रोडक्शन वाले से कहा कि जरा एक छाता लेके आ तू। और दोनों ने वो सीन इनेक्ट करना शुरू कर दिया जो वो करना चाहते थे, जो उनके दिमाग में था एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर कि मैं ऐसे करूंगा, नरगिस को ऐसे लेके जाऊंगा, बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश के अंदर ये दोनों कैरेक्टर चले जा रहे हैं, पानियों में छपाछप करते हुए ये इस तरह से चार्ली ट्रैम्प बना हुआ राज कपूर चला जा रहा है, ये मोटिवेट करने के लिए। अब जब एस.जे. शंकर जयकिशन ने और मन्ना डे और लता मंगेशकर ने सुना तो वो मोटिवेट हुए। राज कपूर ने कहा ये मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करें, और तब जाके गाना रीअरेंज किया गया, उसको दोबारा रिवाइज किया गया गाने को, और तब एक शाहकार बन के सामने आया। सर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, इस फिल्म में बहुत प्यारी सी एक चीज है इस गाने के अंदर, जहाँ नरगिस जी गाती क्या कि वो 3 बच्चों की तरफ पॉइंट करती है। इत्तेफाक से क्या होता है, ये 3 बच्चे जो थे राज कपूर की संतानें थे, और बड़ा सांकेतिक, बड़ा सिंबॉलिक हो जाता है। देखिए आप और हम चले जाएंगे, हमारी संतान ही तो रही जाएगी, उनके बाद उनकी संतान रही जाएगी। आप सुने, ये रेन कोट में जो 3 बच्चे गुजरे राज कपूर की संतानें थी, ऋतु, रणधीर और ऋषि कपूर। ऋतु नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी की सास हैं। क्या बात। जी गाना सुनते हैं, जोरदार तालियां राज कपूर की स्मृति में, नरगिस की स्मृति में। वो कौन सी फिल्म है जो साइलेंट एरा से लेकर अब तक 9 बार बन चुकी है? सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक,
बेस्ड ऑन सेम नॉवल 9 बार बन चुकी है। वापस आकर बताऊंगा आपको। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1955 में ही रिलीज हुई बिमल रॉय की देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित देवदास। यही वो फिल्म है जो साइलेंट एरा से लेकर अभी तक 9 बार बन चुकी है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार, जी हां 9 बार बन चुकी है। अलग अलग भाषाओं में भी बनी है। पहली देवदास साइलेंट फिल्म थी जो बनी 1928 में, डायरेक्ट किया था नरेश मित्रा ने। फिर आई 1935 की देवदास, इसे डायरेक्ट किया पीसी बरुआ ने। फिर आई 1955 की देवदास जिसके डायरेक्टर बिमल रॉय थे। उसके बाद 2002 में भी संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाई। सर अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक देवदास बनाया जो सेम स्टोरी पर आधारित है। लेकिन 1955 की बात करें, 1955 में बिमल रॉय ने बनाई। बिमल रॉय एज कैमरा असिस्टेंट काम कर रहे थे 1935 की देवदास में, और उसी वक्त उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, इसके सब्जेक्ट से प्रभावित हुए कि कभी अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये फिल्म जरूर बनाऊंगा। उर्मिला लांबा की एक किताब, नाम है दिलीप कुमार लाइफ एंड फिल्म्स। इस किताब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़े का जिक्र है। फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, मतलब उस दिन का काम ख़त्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए और दिलीप कुमार रुके रहे, स्टूडियो में रुक गए, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन एक बहुत ग्रेव सीक्वेंस शूट करना था। सारी रात भर सोए नहीं, कुछ इस तरह का सीक्वेंस है देवदास में कि देवदास थका मांदा पूरी रात भर जगा हुआ, निराश प्रेमी, हताश मनुष्य जो है देवदास है वो है। तो अपने अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए कि वो दिखे भी उस तरह से, दिलीप कुमार ने स्टूडियो में ही सारी रात गुजारी। आप उनके समर्पण, उनके डेडिकेशन को समझ सकते हैं। जोरदार तालियां दिलीप साहब के लिए, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और दीर्घायु प्रदान करे। अपने काम में बहुत दिलीप कुमार बहुत रच के जम के उन्होंने काम किया है। दूसरे लोगों की 250 फिल्में और दिलीप कुमार की 80 फिल्में बरकरार हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, इस फिल्म की नॉवेल का बैकड्रॉप तो बंगाल की भूमि है, परंतु फिल्म है, फिल्म मेकिंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिल्म मेकिंग मेक बिलीव का वर्ल्ड है, रियलिटी का वर्ल्ड नहीं है। आपको यकीन हो जाए कि हाँ ऐसा ही है, तो फिल्म की शूटिंग जो है बंगाल की पृष्ठभूमि या उसके सेट जो रचे गए हैं वो मोहन स्टूडियो में रचे गए हैं। अंधेरी जी मोहन स्टूडियो के आसपास जो है इंडोर या आउटडोर है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, इतना खूबसूरत आर्ट डायरेक्शन है। सिनेमा का जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है इन एन आर्टिस्टिक वे, उसके वो जिंदगी का ट्रूथ नहीं है, आर्टिस्टिक वे में जिंदगी को रिप्रेजेंट किया गया। इसलिए सिनेमा को जिंदगी में समझ लेना। जिंदगी में सिनेमा है, सिनेमा में जिंदगी नहीं है। और सिनेमा में जो जिंदगी का चित्रण है वो कलात्मक रूप में है। ये बड़ी बारीकी बात है, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए संदेश है कि सिनेमा के हर बात को इतने गंभीरता से मत ले लेना, सिनेमा को जीवन मत समझ लेना। जीवन सिनेमा और साहित्य, कला और संस्कृति के कहीं पार होता है। आप समझे ना? जीना सीधी सच्ची जिंदगी, जीना टेढ़ी खीर। सीधी सच्ची जिंदगी जीना टेढ़ी खीर, बहुत कठिन है खींचना सीधी सहज लकीर। क्या बात है। बात हो रही है देवदास की। देवदास के अंदर इनिशियली ये सोचा गया था कि चंद्रमुखी पर ही गाने पिक्चराइज किए जाएंगे और किसी किरदार पे नहीं, क्योंकि एक गाना पिक्चराइज किया गया था, रिकॉर्ड हुआ, तलत साहब ने गीत को रिकॉर्ड किया, लेकिन वो इतना ग्रिम, इतना मेलो, इतना दुखी मूड का हो गया कि फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, चंद्रमुखी के ऊपर ही गाने पिक्चराइज होंगे और उसी के ऊपर रिकॉर्ड होंगे। दिलीप कुमार के ऊपर भी एक गाना बना।
संगीत जी S.D. बर्मन का संगीत है और साहिर ने गीत लिखे थे। इस फिल्म के लिए वैजंती माला को जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड अनाउंस किया गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि मैंने जो रोल किया है वो मुख्य भूमिका है, मुझे सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है नहीं लेना है। बहुत मुझे इतना मालूम है कि आप गौर से हमारे जो श्रोता कभी देखने का मौका मिल जाए तो ज़रा सा देखिएगा अब आगे तेरी मर्जी और मोरे सैया बेदर्दी, जो वैजंती माला ने जो नृत्य का प्रदर्शन किया है आप ज़रा देखिए, आहा जो वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां वैजंती माला के लिए। तो आज चर्चा में रहा साल 1955। सन 1955 को एक ऐतिहासिक साल भी कहा जा सकता है क्योंकि इस साल पहली और आखिरी बार देवानंद और दिलीप कुमार एक साथ नजर आए। पर मजे की बात तो यह है साहब कि इस फिल्म में एक सुपरस्टार और भी था और ये सुपरस्टार था इस फिल्म का बंदर जिसे पब्लिक ने खूब पसंद किया और पूरी फिल्म का क्रेडिट ये बंदर ले गया। ये इंसानियत वो फिल्म थी जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दो ग्रेट स्टार्स दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ नजर आए थे। 1955 में ही एक फिल्म और आई थी, मिस्टर एंड मिसेस 55, गुरुदत्त और मधुबाला। वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी वेरी। ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था और गुरुदत्त और मधुबाला। इसी साल दिलीप कुमार की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, आज़ाद। सी रामचंद्र का म्यूजिक था, बहुत अच्छा म्यूजिक था। अपलम चपलम कितना हंसी है मौसम, इसके गाने भी खूब चले और श्रोताओं ने बना दिया इस फिल्म को सुपरहिट। इसके बाद आई सोहराब मोदी साहब की कुंदन, भी इसी साल आई थी, हाउस नंबर 44, मिलाप। इनके अलावा देवानंद साहब की एक फिल्म मुनीम जी आई जिसमें नलिनी जयवंत थी। इसका एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, ये सुहाना सफर विद अन्नू कपूर अंग्रेजी का सफर ना बने बल्कि हिंदी उर्दू का सुहाना सफर बने। आप जहां कहीं भी हों खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या अहमदाबाद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए विदा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।